निषेचन किस प्रकार होता है? मुख्य रूप से जो अंड कोशिका यानी गोआ अंड कोशिका जिसे हम कहते हैं मादा युग्मक, क्या कहेंगे? मादा युग्मक का नर कोशिका यानी अंड कोशिका क्या कर सकते हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म, जिसे कहेंगे नर युग्मक, है ना? नर युग्मक ये चीज अंड कोशिका यानी मादा युग्मक का शुक्राणु यानी नर युग्मक के साथ संलयन, ठीक है, या जो है जुड़ना, संलयन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। देखिएगा, अंड कोशिका यानी मादा युग्मक का शुक्राणु यानी नर युग्मक के संलयन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। द मेल गैमेट, है ना, इज फ्यूज टू फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, और जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित जाइगोट क्या होता है? जाइगोट, है ना? जाइगोट जो होता है वो क्या होता है? 2n द्विगुणित, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। इस प्रकार से अंड कोशिका का मादा युग्मक, अंड कोशिका को ही मादा युग्मक कहते हैं। तो मादा युग्मक का नर युग्मक के साथ संलयन या अंड कोशिका का शुक्राणु के साथ संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा, जिसमें क्या बनेगा? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, द्विगुणित युग्मनज ही भ्रूण बनता है और भ्रूण जाति विकास करके एक शिशु का निर्माण करता है। समझ में आएगा? इस प्रकार से निषेचन जो है ये काफी जटिल प्रक्रिया है। निषेचन युग्मक संलयन या निषेचन कहलाता है। देखिए, निषेचन जो है इसमें हम मुख्य रूप से 3 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरणों में? 3 चरणों में पढ़ेंगे। ये कैसे कैसे होता है ये चीज हम जानेंगे। निषेचन की परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होना, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए निषेचन 3 चरणों में होता है। पहला जो है, पहली पॉइंट, मुख्य रूप से शुक्राणुओं का अंड कोशिका के पास पहुंचना। किसका? शुक्राणु का अंड कोशिका के पास पहुंचना। अंड कोशिका के पास पहुंचना। ठीक है, शुक्राणु का अंड कोशिका के पास पहुंचना। पहले शुक्राणु जो अंड कोशिका के पास पहुंचेंगे तभी तो निषेचन होगा, इससे पहले निषेचन नहीं होता। जब तक शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तब तक निषेचन नहीं होता। तो होता क्या? देखिए, ये मादा जननांग है। मादा जननांग हमने क्या बनाया है? ये देखिए नीचे भाग जो है वेजिना है। वेजिना मतलब योनि। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन है, ये अंदर जो है यूट्रस है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। ये चीज हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो बना कर बताया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये क्या है? ये अंडाशय है। अंडाशय मतलब ये ओवरी। ठीक है, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका, इसी में क्या होता है कि एक जगह पाई जाती है, उसे कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। एम्पुला इस्थमस जंक्शन ये होता है। फैलोपियन ट्यूब एक लंबी नलिका होती है, और ये जो है गर्भाशय। क्या होता है कि संभोग के समय पुरुष जो है वीर्य को स्त्री के यौन में स्खलित कर देता है। ठीक है, स्खलित करना, इससे शुक्राणु का वीर्य जो है ये यूट्रस में चले जाते हैं,
यूट्रस में जो है वो क्या होते हैं, शुक्राणु ये काफी गतिशील होते हैं और गति करते ही धीरे धीरे गति करते ही ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये आ जाते हैं एम्पुला इस्थिमस जंक्शन में यानी फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु क्या होता है उसी समय जो है, उसी समय बस पहले से निकल के व्यवस्थित रहता है, तो अंडाणु जो है यहाँ से अंडाशय से निकल के ये धीरे धीरे आके यहाँ लगभग 14-15 दिन यहाँ पर उपस्थित हो जाता है ना, यहाँ 14-15 दिन उपस्थित हो जाता है। और उसी समय जब शुक्राणु पहुँचते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों का जो है संलयन हो जाता है और निषेचन की क्रिया यहीं पर पूर्ण हो जाती है, ये एम्पुला इस्थिमस जंक्शन में। तो शुक्राणुओं का अंडकोशिका के पास पहुंचना यही क्रिया द्वारा होती है कि पुरुष द्वारा संभोग के समय वीर्य स्त्री की ओर में स्थित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। जब वीर्य जो है यानी स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, वीर्य सेचन, वीर्य सेचन, ठीक है। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ये मेथड होता है, इंसेमिनेशन। शुक्राणु बहुत बड़ी संख्या में जो है वीर्य में उपस्थित होते हैं, कम से कम कुछ सक्रिय शुक्राणु का निषेचन स्तर तक पहुंच रहा है। इससे क्या होता है, इसमें कुछ हाइड्रोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा जो शुक्राणु खत्म कर दिए जाते हैं ना, सेल्स जो होते हैं उसे खा जाते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा यांत्रिक दबाव भी होता है। इस कारण से बहुत जितना मात्रा में स्खलित होता है उसमें बहुत कम मात्रा में ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसमें से हजार मतलब लाखों करोड़ों छोड़े जाते हैं, करोड़ों से बाद जो है फिर ये यहाँ पहुँचते हैं तो इसमें कुछ हजारों ही शुक्राणु है पहुँच पाते हैं, जिसमें से हजारों लाखों शुक्राणु में से केवल एक ही वो फर्टिलाइज करता है ना। तो ये जो है काफी मैंने यांत्रिक भौतिक क्रिया होती है जिस कारण से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, ये पहुँच जाते हैं। और अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा स्त्री द्वारा अंडाशय से मुक्त अंड अंडवाहिनी से होता हुआ इसके एम्पुलिक इस्थिमस जंक्शन तक पहुँच जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो हार्मोन्स वगैरह होते हैं यानी एसिडिक हार्मोन्स, उसके द्वारा ये निकल के यहाँ पर हो जाते हैं, ये अंडाणु जो है अंडाशय से निकल के एम्पुला इस्थिमस जंक्शन जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर फिर उसी तरह शुक्राणु पहुँच जाते हैं। लगभग कितने माह है, माहवारी में आपको बताया था है उसके लिए जो 1 से 11वें दिन लगभग 10 दिन बाद जो है यहाँ 11-15 से 14-15 दिन माना जाता है, यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसी समय जो है शुक्राणु पहुँच तो निषेचन हो जाता है। 11 से 18 दिन तक के बीच में निषेचन की क्रिया अच्छी मानी जाती है, समय जो है हो सकता है। अगर पुरुष इस समय संभोग करे जो है 11 से 18 दिन के बीच तो अक्सर निषेचन क्रिया हो सकती है। वैसे ज़्यादातर जो है 14वें, 15वें, 16वें, 14वें, 15वें और 16वें, 14वें, 15वें, 16वें दिन जो है माहवारी के 14वें, 15वें, 16वें दिन क्या होता है कि यहाँ पर अंड की उपस्थिति अक्सर मानी जाती है और यहीं पर अगर इस समय जो है सेक्स क्रिया हो तो निषेचन संभावित माना जाता है। समझ में आएगा। वैसे कभी कभी 11वें दिन से भी शुरू जाता है, तो 11 से 11 से लेके 18 तक ही माना गया है, इसके बीच जो है संभावना किया जाए तो ये भ्रूण नहीं बन सकते। अगर इसके बीच किया जाए तो ये भ्रूण बन सकते हैं। तो विशेषता क्या है, 14, 15, 16 दिन ये क्रिया मानी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि कैपिसिनेशन होता है। कैपिसिनेशन माने होता है शुक्राणु अंडवाहिनी में निषेचन स्थल की ओर बढ़ते शुक्राणु में होने वाला कार्य परिपक्वता है ना, मैच्योरेशन। जैसे जब इस से बढ़ते हैं शुक्राणु, छोटे छोटे शुक्राणु होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है इनका कैपिसिनेशन होता है। कैपिसिनेशन जो है निषेचन के पहले अनिवार्य है। कैपिसिनेशन मतलब मैच्योरेशन परिपक्वता होता है, जिससे जो बढ़ते रहते हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा चेंजिंग होता रहता है स्पर्म में, है ना। इसके बाद है शुक्राणु द्वारा अंडकोशिका का भेदन। दूसरी पॉइंट है शुक्राणु द्वारा अंडकोशिका का भेदन। जैसे वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, निषेचन अभी नहीं हुआ, वीर्य का मादा की यौन के स्खलित करना ये निषेचन नहीं होता है, ये इंसेमिनेशन होता है, वीर्य सेचन, ठीक है। इसे कॉपुलेशन प्रक्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है, मैथिंग क्रिया द्वारा। तो शुक्राणुओं का अंडकोशिका के साथ भेदन, अंडकोशिका मतलब वही ओवा मादा युग्मक, अंडकोशिका के साथ भेदन, भेदन मान मिलना, ठीक है, जुड़ना। ये चीज हम देखो यहाँ पर जो छोटा चीज है यहाँ पर दर्शाया है, ये छोटा ये कैसे होता है यहाँ पर
ये ये पूरा सिस्टम बना हुआ है ना। ये क्या हो जाता है, अब इसको हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखिए, ये ओवा है ना, अंडाणु मादा युग्मक है। इसके बाहर हिमोकार्ड का क्या होता है, जोना पेलिसिडा होता है। जोना पेलिसिडा काफी हार्ड होता है, इसे हाइड्रोलिक एंजाइम क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है। इसके अंदर जो है करोना रेडिएटा होता है, ये बीच में, और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक। ये देखिए स्पर्म जो है बनाए गए, ये स्पर्म शुक्राणु एक बाहर है, एक यहाँ तक पहुंचा, ये पूरा यहाँ तक पहुंचा है ना। तो क्या होता है, शुक्राणुओं का अंडकोशिका के साथ भेदन, यानी क्या करता है, शुक्राणु अंडकोशिका को भेदता है, यानी उसमें इंटर करना शुरू कर देता है। कैसे करता है कि निषेचन पूर्व अवस्था में अंडाणु जो है अंडकोशिका के द्वितीयक oocyte के साथ प्रतिनिधित्व करता है। ये कैसा अंडकोशिका होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, हमने आपको बताया था सेकेंडरी oocyte है ना। इसमें क्या होता है कि अंडकोशिका के पास पहुंचकर शुक्राणु का अग्रपिंडक जो होता है, एक्रोसोम, कुछ लाइटिक सब्सटेंसेस यानी एक एंजाइम का स्राव करता है, हाइड्रोलिक एंजाइम है ना। जैसे इसका भी है, ये क्या होता है, शुक्राणु का एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में जो है कुछ है, एक्रोसोम शुक्राणु बताया गया, इसमें पीएच मान 5 होता है, और जो है ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम भी होता है। क्या होता है, एंजाइम, ये एंजाइम का या लाइसोजेनिक एंजाइम है ना। ये क्या करता है कि जो करोना रेडिएटा होता है, इसके जो है ना जोना पेलिसिडा, उसके पार्ट को तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है कि मुख्य रूप से एंजाइम हाइड्रोलिडेज एंजाइम अंडाणु के चारों ओर उपस्थित करोना रेडिएटा की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं को हटा देता है। ये करोना रेडिएटा की जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब ये होगा हाइड्रोलिडेज एंजाइम, हाइड्रोलिडेज एंजाइम, हाइड्रोलिडेज एंजाइम क्या करता है कि इसके करोना रेडिएटा के जो लेयर होती है, उस लेयर को ये तोड़ देता है। कौन सी लेयर होती है, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की लेयर होती है, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, इसको ये तोड़ देता है ये एंजाइम। और इसके बाद क्या होता है कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें मुख्य रूप से शुक्राणु प्रवेश नहीं करता है, बल्कि शुक्राणु के अंदर जो डीएनए होता है, यही डीएनए यानी यही डीएनए निकल के इसमें आएगा, इसलिए डीएनए आएगा, ये डीएनए सिर्फ इसमें आता है, शुक्राणु का सिर्फ डीएनए आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शुक्राणु का, लिख देते हैं कि शुक्राणु का शीर्ष अंडकोशिका में केवल केंद्रक को मुक्त करता है। जो शुक्राणु का शीर्ष होता है, शुक्राणु का शीर्ष अंडकोशिका में केवल केंद्रक को मुक्त करता है, केंद्रक को मुक्त करता है ना। इसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए होते हैं, यही इसके अंदर से निकल के इसमें जो है पहुंचते हैं अंडकोशिका, ना कि पूरा शुक्राणु। समझ में आएगा, शुक्राणु के जो अन्य भाग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये टेल होता है, ये सब बाहर आते हैं, सिर्फ इसका न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर पहुंच जाता है। किसके अंदर, वो आपके अंदर, समझ में आएगा, यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस निकल के इसमें से पहुंच जाता है, ठीक है। और वही जो है जब पहुंच जाता है इसमें, यहाँ आने के बाद एक प्रक्रिया इसमें बाकी रहती है, जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में प्रक्रिया होती है, तब वो जो है द्वितीयक अंडकोशिका का निर्माण कर देता है, और मुख्य रूप से वो जाइगोट का निर्माण करते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है काफी
इंपॉर्टेंट जटिल प्रक्रिया है। और उसके बाद जैसे प्रवेश करता है इसके बाद फिर एक बाहर एक ऐसा लेयर पर हो जाता है जिसके बाद से अन्य शुक्राणु जो है इसमें प्रवेश नहीं कर पाते, केवल एक ही न्यूक्लियस करता है ना। और एक शुक्राणु भेदन होने के बाद बाकी जो शुक्राणु क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, मतलब नहीं जा पाते, इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें एक की वजह जो है वह लेयर नहीं बन पाती, दो शुक्राणु का एंटर हो जाता है और दो भ्रूण का निर्माण हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही भ्रूण बना रहता है लेकिन उसके दो पार्ट हो जाते हैं, है ना। ये चीज आप जानेंगे ट्विंस में, युग्म बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसमें जानेंगे, आप बता दिया जाएगा। इसके बाद तीसरी पॉइंट है शुक्राणु के केंद्र तथा अंडकोशिका के साथ संलयन, है ना। तीसरी पॉइंट हम बताते हैं आपको ये कैसे होता है। शुक्राणु के केंद्र तथा अंडकोशिका के केंद्र का संलयन। तीसरा शुक्राणु का केंद्र, शुक्राणु का केंद्र अंडकोशिका के केंद्र, अंडकोशिका माने मादा युग्म, अंडकोशिका के केंद्र के साथ संलयन, के साथ संलयन, ठीक है, फ्यूजन, मिलना, जुड़ना, ये इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने आपको बताया कि जैसे ही इस शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होता है इसके केंद्र में पहुंचता है, किसके केंद्र में, अंडाणु के, है ना, अंडाणु के केंद्र में पहुंचता है, यानी इसका न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस है, इसमें पहुंचता है। पहुंचने के बाद इस चीज को पूरे को क्या कहते हैं, किस अवस्था में रहता है, हम आपको बताए थे द्वितीयक ऊसाइड, है ना, सेकेंडरी ऊसाइड में रहता है अंडकोशिका, सेकेंडरी ऊसाइड, द्वितीयक अंडकोशिका इस स्थिति में रहता है। जैसे ही उसका न्यूक्लियस यानी स्पर्म का क्या न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस जो है ये मादा यानी फीमेल यानी ओवा का जो न्यूक्लियस है ना, ओवा का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसमें जैसे ही ये इंटर करता है, इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जैसे इंटर करेगा तो इसके जो न्यूक्लियस में ये पहुंचेगा, पहुंचने के बाद क्या होता है, इसमें जो सेकेंडरी साइट है वो द्वितीय अर्धसूत्री वाली, सेकेंड मियोसिस माने होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, समझिएगा, मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें ये जो केंद्रक है शुक्राणु का केंद्र जैसे ही इसमें पहुंचेगा इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित कर देगा। अब प्रेरित करने के बाद क्या होगा कि इसमें जो अंडकोशिका है वो दो प्रकार है, एक ऊतक का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, ऊतक, वैसे आप जानिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये अंडकोशिका वाली न्यूक्लियस है, ये स्पर्म। जैसे इसमें ये पहुंचता है तो इसमें जो सेकंड है मियोसिस होता है, मियोसिस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, ये प्रेरित हो जाता है और इसका जो अंडकोशिका है ये क्या करता है, ये बड़ा ऊतक का निर्माण करेगा, ये क्या बन जाएगा, ये ऊतक बन जाएगा, ऊतक, और एक क्या है छोटा ध्रुवी कोशिका है ना, पोलर बॉडी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पोलर बॉडी, है ना, ये बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। और जो सेकंड ये ऊतक बनता है, यही ऊतक क्या होता है, वाजिनल फीमेल गैनियो होता है, क्या होता है, सही मादा युग्म होता है, यही जो है ये मादा युग्म होता है। इसके आने के बाद ही मादा युग्म बनता है, पहले से बना नहीं जाता मिस्टर, है ना, तो इसमें आने के बाद ही बनता है। तो ये बनने के बाद वही ओरिजिनल, अब ये हो गया, अब इसका जो है न्यूक्लियस डीएनए पहुंचा ही है, इसका न्यूक्लियस डीएनए पहुंचा है, क्या होगा इसका डीएनए, फिर इसके डीएनए के साथ जो है मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये तेज गुणसूत्र वाला डीएनए होता है, ये भी तेज गुणसूत्र वाला होता है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं,
ये 46 गुणसूत्र द्वारा एक युग्म नज का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? 46 गुणसूत्र वाला युग्म यानी जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तो ये यन होते हैं, ये भी यन होते हैं, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? टूयन हो जाते हैं। टूयन को ही क्या कहते हैं हम? द्विगुणित कोशिका कहते हैं, डिप्लॉयड, है ना? डिप्लॉयड माने होता है द्विगुणित, डिप्लॉयड से। तो द्विगुणित जो होता है यानी जाइगोट 46 क्रोमोसोम्स वाला एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यही भ्रूण जो होता है डेवलप करके 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, है ना? उसमें होता है ब्लास्टोसिस, ब्लास्टुला, मोरुला। ये होने के बाद धीरे धीरे बढ़ के एक नए भ्रूण का जो है बना देता है और डेवलपमेंट होकर एक नए शिशु का 9 महीने में एक शिशु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये रहा निषेचन, फर्टिलाइजेशन कि किस प्रकार होता है और कैसे। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद हम बताते हैं आपको निषेचन का महत्व। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? निषेचन वो क्या है, कैसे महत्वपूर्ण है, हाउ, है ना? कैसे महत्वपूर्ण है निषेचन? निषेचन अगर ना होता, आप खुद सोचिए, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी ही रह जाती और मनुष्य 23 गुणसूत्र वाला हो नहीं सकता। इसलिए जो है इसे 46 होना जरूरी है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो और दोनों यानी माता पिता के दोनों के लक्षण विद्यमान हो जाते हैं। अन्यथा क्या होते हैं, केवल एक ही लक्षण रहते हैं, है ना? तो निषेचन का महत्व है ये, सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। निषेचन का महत्व, क्या महत्व है? पहला चीज यानी कि 2 पॉइंट से बता देते हैं कि ये निषेचन द्वितीयक अश्रुति भर होने को प्रेरित करता है। अगर ये निषेचन ना होगा तो जो न्यूक्लियस है स्पर्म का न्यूक्लियस, ये क्या करेगा, ओवा का जो सेकंड oocyte है, सेकंड ये oocyte इसको प्रेरित करता है, जिससे क्या बनता है? ऊटिक का निर्माण होता है, ऊटिक। ठीक है, यही जो है क्या है, मादा जो बनता है। और दूसरा पॉइंट ये है, निषेचन होने के बाद जो होता है वो जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट यानी 2 यन का निर्माण होता है ना? यन और यन, यन, जिस कारण से मादा युग्म नर युग्म मादा युग्म दोनों मिलने से जाइगोट बन जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, माता पिता दोनों के डीएनए में आ जाते हैं, दोनों की उड़ा जाते हैं। समझ रहे हैं? इस प्रकार से। और ये क्या होता है कि आनुवंशिक विविधता जो है पैदा करता है, दोनों के डीएनए होने से थोड़ा सा चेंजिंग होती है, जिस कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के जो संतान होते हैं अपने माता पिता के हूबहू एकदम समान नहीं होते, लेकिन उसको जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये महत्व है। और इसके बाद जो है आनुवंशिक विविधता बनी रहती है। अब हम लोग जानेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है ना? सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। चलिए देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण हम बताते हैं कैसे होता है। सेक्स डिटरमिनेशन लिंग निर्धारण। निधन निश्चित होने के बाद क्या होता है कि लिंग निर्धारण किस प्रकार, यानी लड़का होगा संतान की लड़की, ये कैसे पता चलता है, ये चीज देखिए। हम बताएं कि मनुष्य में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 46 क्रोमोसोम। 46 में क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जो 44 जोड़े होते हैं, 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र ये समजात होते हैं। क्या होते हैं? समजात, है ना? और एक जोड़ा जो होता है ये 2 गुणसूत्र, एक जोड़ा यानी 2 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र जो है, एक जोड़ा मतलब 2 गुणसूत्र होगा ना, ये x या y है। तो क्या करते हैं, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। कौन से गुणसूत्र कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जिससे लिंग का निर्धारण होता है ना? तो ये देखिए,
46 न्यूनतम वाला है 46। ये बंटवारा होगा पहले, तो ये इस प्रकार से 22 धन यक्स यानी 23 गुणसूत्र वाला 44 धन यक्स करते हैं डायरेक्ट 44 धन यक्स 44 और 45 है 46 और एक रहेगा 44 धन यक्स वाई 44 से पता नहीं 46। ये क्या है? ये मेल और ये क्या है? ये फीमेल मादा है ना, फीमेल। तो 44 धन यक्स 46 गुणसूत्र हो गया, 44 धन यक्स वाई मेल 46 गुणसूत्र हो गया। जब इसका बंटवारा होगा आकृति विभाजन तो क्या हो जाते हैं? ये लिंग गुणसूत्र भी एक इसमें आ जाता है और एक इसमें चला जाता है, तो हो जाएगा 22 धन यक्स के और ये होगा 22 धन यक्स के। मादा में सभी अंडाणु एक समान होते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों लिंग गुणसूत्र यक्स यक्स होते हैं, है ना, जबकि पुरुष में एक लिंग गुणसूत्र वाई जो है डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। इसलिए दो प्रकार के बनेंगे 22 धन यक्स के और 22 धन वाई के। समझ में आएगा? तो पुरुष में शुक्राणु जो है दो प्रकार के बनते हैं, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु सभी एक ही प्रकार के बनते हैं, है ना। जिसमें से जैसे एक अंडाणु है, इसका अगर किसी शुक्राणु के साथ कटना है, जिसमें मतलब 22 धन यक्स हो जाएगा 22 और 22 कितना हो जाएगा? 44 धन यक्स 44 से 45 से 46 गुणसूत्र वाला भ्रूण बन जाएगा और भ्रूण कैसा होगा? लड़की। क्यों? क्योंकि इसमें लिंग गुणसूत्र यक्स है ना, फीमेल में जो गुणसूत्र होता है लिंग वाला यक्स होता है, इस कारण से संतान लड़की होगी। अब यही 22 धन यक्स वाला वाई से फर्टिलाइज करता है, ठीक है, वाई से फर्टिलाइज करके 22 हो जाएगा 44 धन यक्स वाई। 44 धन यक्स वाई क्या हो जाएगा? रूप से 44 से 45 से 46 गुणसूत्र वाला भ्रूण बन जाएगा और संतान क्या होगा? संतान होगा लड़का, है ना। तो इस कारण से मनुष्य में लिंग निर्धारण होगा। ध्यान दीजिएगा कि सभी अंडाणु जो होते हैं स्त्रियों में एक समान होते हैं, 22 धन यक्स के होते हैं, क्योंकि लिंग गुणसूत्र यक्स यक्स दोनों होता है। और पुरुषों में जो होते हैं दो प्रकार के गुणसूत्र इसलिए बनते हैं क्योंकि 22 धन यक्स ये होता है, 22 धन वाई, क्योंकि वाई गुणसूत्र वाला एक लिंग गुणसूत्र अलग होता है। तो जब 22 धन यक्स वाला जो है किसी अंडाणु के साथ निश्चित करेगा तो संतान लड़की होगी, और 22 धन वाई वाला गुणसूत्र अगर किसी अंडाणु के साथ निश्चित करेगा तो संतान लड़का होगा। यही है। तो किसमें जो है डिपेंड करता है? पुरुष के शुक्राणु पे, लिंग गुणसूत्र पे, कि कौन सा शुक्राणु फर्टिलाइज करे अंडाणु। यक्स वाला करेगा तो लड़की, वाई वाला करेगा तो लड़का। इसमें किसी का जो है वो दोष नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली होता है कौन सा शुक्राणु फर्टिलाइज कर दे। वैसे विशेषकर जो है इसमें स्त्रियों का कोई दायित्व नहीं है, संतान लड़का होता है लड़की, इसमें पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पुरुष के चाहने में नहीं, क्योंकि वो भी नेचुरली होता है, वो अपने आप कौन फर्टिलाइज करे ये नेचुरल है ना, चाहे जो आप हैं प्राकृतिक तौर पर ये होता है। तो इसमें एक्स वाला किया तो लड़की, वाई वाला किया तो लड़का, ये होगा, ठीक है। तो पुरुष के शुक्राणु जो ही वो फर्टिलाइज करने पर ही संतान लड़के लड़कियां हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है, ठीक है, जिसमें 44 संख्या होते हैं, एक लिंग गुणसूत्र होता है। अगर बंटवारा होगा तो 22 धन यक्स 22 धन यक्स के, पुरुष में होंगे 22 धन यक्स 22 धन वाई, आधे आधे हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य में हो गया लिंग निर्धारण। और देखिएगा इसके बाद लिंग निर्धारण के बाद और चीजें पॉइंट। चलिए ऐसा है कि हम बता देते हैं आपको प्लेसेंटा के बारे में, कैसे ये वर्क करते हैं इसी वीडियो में। प्लेसेंटा मतलब आपका जिसमें जो है भ्रूण विकसित होता है, ठीक है, और नए शिशु का निर्माण करता है। देखिए मनुष्य में जो है मोमिला ब्लास्टुला ये सब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है कि अपरा का विकास होता है। अपरा ये कैसे है, ये चीज आप जानेंगे।
जैसे मिसेशन जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, आने के बाद क्या होता है कि यहाँ जो ये भ्रूण है यहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, यहीं पर भ्रूण जो है रुक जाता है ना। ये गर्भाशय है, यूट्रस, यहाँ पर ये भ्रूण रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है, ये इसके बाद ये लेयर से चल जाती है ना, ये धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होना शुरू होता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जो है इसमें एक नए शिशु का निर्माण होता है, जो मुख्य रूप से इस प्रकार इस का निर्माण होता है। ठीक, यूट्रस जो है होता है। तो होगा क्या, ये जो शिशु निर्माण बनता है, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, कैसे इसके विकास, ये कैसे विकास करता है, ये चीज जानेंगे। इसमें देखिए इस प्रकार हम जानेंगे। इसमें लगभग अपना पूर्ण रूप से विकसित 10 सप्ताह का समय लग जाता है। 10 सप्ताह, 10 सप्ताह में 10 सत्ते 70 दिन, 10 सप्ताह का अपरा का विकास होने में समय लग जाता है, 10 सप्ताह। और उसमें भ्रूण जो है डेवलपमेंट होता है। तो क्या है इसके मुख्य कार्य हम जानेंगे। इसके मुख्य कार्य, अपरा के मुख्य कार्य क्या होगा, इसके जो मुख्य कार्य है इसमें न्यूट्रिशन, जिसमें एक बच्चा व्यवस्थित रहता है। यह है कि अपरा विकसित होते भ्रूण को माता के उदर से पोषण प्रदान करता है। जो माता खाती है जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है डायरेक्ट इस नली के माध्यम से, है ना, इसके माध्यम से ये क्या होता है, इसको ये ब्लड के माध्यम से इससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है ना, ब्लड के माध्यम से। जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा सब किसके माध्यम से मिलेगा, इसको ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से। अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसी के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है अपरा के द्वारा। और क्या मिलता है, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। बच्चे जो उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं वो माँ के रुधिर में चला जाता है, रुधिर के द्वारा फिर माँ के उत्सर्जन से वो भी उत्सर्जित हो जाता है। इसके बाद अपरा जो होता है चयनात्मक अवरोधक का काम करती है। मतलब ये होता है जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको आने से रोकता है। जो लाभदायक होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, विटामिन, ये सब आने देता है, बाकी और सबको आने नहीं देता। ये जो लेयर है ये इसके ऊपर जो लगा रहता है वो नहीं आने देता है। तो क्या आने देता है, जैसे ऑक्सीजन आने देता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी आने देता है ना, पोषक पदार्थ आने देता है, ये सब आने देता है। क्या क्या आएगा, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, इसी में आता है जो आईजीजी जो है एंटीबॉडी इसमें प्रवेश करता है। एंटीबॉडी होता है और पोषक पदार्थ होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है, O2 गैस इसको मिलता रहता है। और क्या, कुछ जटिल हानिकारक पदार्थ को रोकने से होता है, जैसे विषाणु को आने से रोकता है, वायरस तो इसमें ना आया है ना। लेकिन कुछ ऐसे टीबी वायरस, कुछ ऐसे वायरस होते हैं, टीबी बैक्टीरिया वाले मान लेते आ जाता है। कुछ ऐसे वायरस जो होते हैं जैसे एड्स के वायरस, इसके वायरस एड्स का वायरस जो होता है अक्सर इसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए जो है अक्सर नाम अगर ऊपर आता है तो बच्चे को भी एड्स हो जाता है, ये माना गया है ना। तो अपरा 5 प्रकार के हार्मोन्स का भी श्रावण करती है। क्या करती है, अपरा 5 प्रकार के हार्मोन्स का भी श्रावण करती है, ठीक है, हार्मोन्स का श्रावण करती है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, गर्भावस्था को बनाए रखने तथा शिशु जन्म में सहायता करते हैं, है ना। ये हार्मोन्स का भी श्रावण करती है जो गर्भावस्था को बनाए रखने और शिशु जन्म में भी सहायता करती है, ठीक। और क्या इसका काम है कि अपरा चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि के एंटीबॉडी अपरा माता के रुधिर से भ्रूण में पहुंचता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी होती है ना। जैसे माता को चेचक का टीका लगा है, खसरा का टीका लगा है, तो बच्चे को भी वो टीका जो है एंटीबॉडी उसके अंदर पहुंच जाएगा, है। तो अक्सर जो हम आपको जो टीका लगाया जाता है बच्चे को, तो उसका टीका जो इसके अंदर मतलब उसका जो एंटीबॉडी होता है उसके अंदर पहुंच जाता है, समझ में आएगा। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी और हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब जो है इसमें स्रावित होते रहते हैं और भ्रूण के सभी जनन जो है डेवलपमेंट होते रहते हैं और 9 मिनट में इसका जनन काल होता है। अक्सर जो है 19 सप्ताह बताया गया है कि भ्रूण का विकास जो है वो 0 से 12 सप्ताह में पहली तिमाही में भ्रूण का विकास जो है शुरू हो जाता है।
होता है पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीन तिमाही, तीन तरीका नाम, तीसरी तिमाही, तीन पहली तिमाही, तीन माह, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। पहली तिमाही में क्या होता है, किसमें जो फीटस जन्म 3 माह से जन्म तक की अवस्था फीटस कहलाती है, ये 2 सप्ताह 0 से 12 सप्ताह, इसमें 2 माह का भ्रूण का विकास हो जाता है ना, ये अवस्था फीटस कहलाती है, फीटस। और ये 0 से 12 सप्ताह ये माना गया, 12 से 84 दिन लग जाता है। तो ये 0 से 12 सप्ताह की अवधि जो है हमारे यहाँ, इसमें 2 माह का भ्रूण जो है विकास और 1 माह का फीटस होता है ना। इसमें क्या होता है कि जो 2 माह होते हैं, 2 माह वो भ्रूण होते हैं, वो भ्रूण होते हैं, और 1 माह जो होता है, 1 माह ये फीटस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये फीटस कहलाएगा, 1 माह का फीटस कहलाएगा। दूसरी तिमाही में क्या होता है, हाँ पहली तिमाही में बच्चे जो होते हैं इनके धड़कन को सुना जा सकता है, किसके आला द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा लगा के इसे क्या करते हैं, उनकी धड़कन को सुन सकते हैं, हाँ बच्चा कैसा है, जिंदा है क्या। फीटस के 3 माह होने पर सभी तंत्रों का लगभग विकास हो जाता है। दूसरी तिमाही क्या होता है कि 13 से 28 सप्ताह होता है, 13 से 28 सप्ताह, सप्ताह में सप्ताह है ना, 28 सप्ताह तक होता है, 13 से 28 सप्ताह। तो 13 से 28 सप्ताह जो है अक्सर बच्चा 28 सप्ताह में जाते हैं 900 ग्राम का हो जाता है। कितने ग्राम का हो जाता है, 900 ग्राम का, ये 900 ग्राम का हो जाता है ना। 12 सप्ताह तक कितना रहता है, 18 ग्राम का, 12 सप्ताह तक कितना रहता है, 18 ग्राम का। तो ये 28 सप्ताह तक 900 ग्राम का हो जाता है। इसमें क्या होता है, सभी तंत्रों का विकास हो जाता है और फीटस के सर पर उगले बाल देखे जा सकते हैं। बच्चा पलकें अलग हो जाती हैं, पलकों के बाल भी दिखाई देने लगते हैं। 4 माह के बाद गर्भवती स्त्री को बाहर से ही देख के बताया जा सकता है कि वो प्रेग्नेंट है ना। 4 महीने बाद स्त्री को बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, 4 माह का। तो 900 ग्राम पे शुरू हो जाता है, पलकें वगैरह जो होती हैं खुल जाती हैं, यानी आंखें उसकी खुल सकती हैं, बंद हो सकती हैं, ठीक। इसके बाद तीसरी तिमाही क्या है, तीसरी तिमाही क्या है कि ये 29 से 40 सप्ताह, कितना 29 से 40 सप्ताह, 29 से 40 सप्ताह तक ये होता है। और इसमें शिशु का वजन जानते हैं कितना हो जाता है, 3.4 kg होता है। कितना हो जाता है, अगर स्वस्थ शिशु है तब 3.4 kg, 3.5 किलोग्राम का अक्सर जो है स्वस्थ शिशु माना जाता है। 3 किलोग्राम तक भी स्वस्थ मानते हैं, 3 से कम होता है अक्सर जो है कमजोर थोड़ा मानते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है कि इस फीटस का सिर्फ उल्टी स्थिति में, अर्थात नीचे की ओर हो जाता है और 9 माह तक गर्भ हो जाता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, 28 सप्ताह तक बच्चा जो सीधा रहता है, यानी सर ऊपर रहेगा गर्भाशय में और जो है पैर नीचे। लेकिन तीसरी तिमाही क्या हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, यानी ये इसका सर ये नीचे हो जाता है, यहाँ सर नीचे हो जाता है। पहले यहाँ पे कैसा रहता है, ये इस प्रकार रहता है, इस प्रकार रहता है। लेकिन ये तीसरी तिमाही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। इसको तो पहले जो है जन्म के समय बच्चे का सर निकलता है, उसी को कहते हैं कि शिशु सीधा जन्म लेता है। अगर पैर पहले निकलता है उसे कहते हैं उल्टा। तो 29 से 40 सप्ताह में 3.4 kg हो जाता है और भ्रूण का पूरा विकास हो जाता है और शिशु को जन्म देता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये शिशु जन्म की क्रिया थी। इसके बाद और क्या होता है, प्रसव होता है ना। प्रसव, प्रसव माने शिशु जन्म लेना, जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है निकलता है, जिससे यूं मार्च हो जाते, बच्चे आसानी से जन्म लेते हैं और उससे गर्भकाल निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो है बच्चा जन्म लेता है, एमनियोटिक द्रव एक होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, तो क्या होता है, फट जाता है और बच्चा वह बाहर निकल आता है, ठीक है। इसके बाद जन्म लेने के बाद बच्चा न्यूट्रिशन कैसे करेगा, न्यूट्रिशन पोषण कैसे करेगा। बच्चा जब तक माँ के पेट में आता है न्यूट्रिशन जो है ब्लड के माध्यम से करता है,
लेकिन जन्म लेने के बाद क्या होता है, बच्चा मुख से जो है भोजन करेगा, यानी वो दुग्ध लैक्टेशन करेगा, दुग्ध ग्रहण करेगा, है ना, भोजन जो है दुग्ध ग्रहण करेगा। तो दुग्ध पान करके जो है ये करना है। इसलिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो है बच्चे को जन्म के बाद तुरंत पिलाना चाहिए। 6 माह तक अक्सर जो बताया गया है, जिससे बच्चा जो है स्वस्थ माना जाता है, कोई भी रोग नहीं होता है ना। तो लैक्टेशन क्रिया जो स्तन ग्रंथियों से होती है, ये चीज़ आपको बताया था, जिससे उसको सारी न्यूट्रिशन मिलती जाती है और एंटीबॉडी हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ख़त्म हुआ है। अब उसके बाद जन्म स्वास्थ्य आप अगले चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।